हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल गांधी। आज हम लोग SA 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड पढ़ेंगे। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था SA 200 तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी इसमें। अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, ये 4 चीज़ें थी जो अफेक्ट करती थी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। फ्रॉड, related party transactions, non-compliance with laws and regulations, and future event that cause an entity to cease to continue as a going concern। तो इन चारों चीज़ों के रिस्पेक्टिव एसेज है। तो फर्स्ट ऐसे हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉड के लिए SA 240। तो इसमें ऑडिटर ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू द फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या होता है? मिस स्टेटमेंट अराइज कैसे होता है? फ्रॉड या फिर एरर। मिस स्टेटमेंट अराइज होता है ड्यू टू फ्रॉड या फिर एरर, पर दोनों में यही डिफरेंस है फ्रॉड और एरर में। एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल। फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल बट एरर इज अनइंटेंशनल। टू टाइप्स के इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट है मिस स्टेटमेंट, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मैं FFR बोलूंगी और जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है मैं उसको बोलूंगी MOA, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो 2 टाइप से हम लोग इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट कमिट होते हैं। फर्स्ट है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सेकंड इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब आता है कि फ्रॉड जो कि कैसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है दोनों तरफ से, FFR करके या फिर MOA करके, दोनों तरफ से कैसे भी हो सकता है। इन्वॉल्व क्या करता है, या इंसेंटिव या प्रेशर, अगर इंसेंटिव और प्रेशर होता है तभी वो कमिट होता है फ्रॉड, और एक अपॉर्चुनिटी होती है तभी भी कमिट होता है, और एक रैशनलाइजेशन ऑफ एक्ट, अगर एटीट्यूड ही ऐसा है कि हाँ चलो ठीक है फ्रॉड यहाँ पर होते ही है इसलिए भी फ्रॉड कमिट होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंसेंटिव या प्रेशर की बात करें तो मैनेजमेंट अंडर परसीव प्रेशर टू अचीव एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को ओवर रीडिंग कर सकता है। और रैशनलाइज के बारे में बात करें तो एटीट्यूड कैरेक्टर अलाउ देम नोइंगली एंड इंटेंशनली कमिट डिसऑनेस्ट एक्ट। उनका आदत ही ऐसा ही हो गया, एटीट्यूड ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है फ्रॉड चलता है यहाँ पर। तो अब मैं एक एक करके आपको दोनों समझाऊंगी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक ये MOA, ये दोनों एक साथ हम लोग करेंगे भी। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे मैनेजमेंट अकम्प्लिश करती है, या तो वो मैनिपुलेशन कर देती है अकाउंट्स को, फॉल्सिफिकेशन एंड अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन कर देती है, जहाँ मुझ के कोई चीज़ को ओमिट कर देती है, रिकॉर्ड करना कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन को, या फिर इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जहाँ मुझ के कोई गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देती है। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवररिडन ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है, ओवरराइड कर देता है कंट्रोल्स को। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे कमिट करता है फ्रॉड? बाय ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स यूजिंग टेक्निक्स। वो कैसे ओवरराइड करता है? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा फिक्टिशियस, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस, ओमिटिंग, एडवांसिंग और डीलिंग, जहाँ मुझ के वो डिले कर देगा या फिर एडवांस में रिकॉर्ड करेगा कोई भी इवेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस को, और कंसीलिंग कर देगा। या ओमिटिंग की बात करें, कोई सेल्स ट्रांजैक्शन को अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा वो, या फिर रिकॉर्ड परचेज का रिकॉर्ड नहीं करेगा ताकि सेल्स तो दिख रही है पर इसका प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए, तो वो ओमिट कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, कोई भी सेल्स हुआ नहीं उससे पहले रिकॉर्ड कर लो, और या फिर डिले कर सकते हैं कि इस साल की सेल्स को अगले साल दिखा दो। फिर आता है कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स कुड अफेक्ट अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी एक कंसील करना, किसी भी चीज़ को कंसील करना, कोई भी फैक्ट्स को। एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंड अल्टरिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। कोई भी अल्टर कर देना सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड्स को जो कि रिलेटेड है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को लेके। फिर आता है MOA, कैसे हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं? एम्बेजलिंग रिसीट्स। मैनेजमेंट क्या करती है? एम्बेजल कर देती है रिसीट्स को, या फिर कोई एम्प्लॉयज वगैरह भी कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं मिस अप्रोप्रिएटिंग कलेक्शंस ऑन अकाउंट रिसीवेबल। कोई भी जैसे अकाउंट रिसीवेबल था उसको उन्होंने पहले रिटर्न ऑफ कर दिया था, अब उसके वजह से कोई पैसा आ गया है तो वो बताएंगे नहीं कि रिकवरी हो गई है, वो लोग क्या करेंगे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, causing entity to pay for goods and services,
not received, and using entities asset for personal use. तो MOA ऐसे हो सकता है। फिर आता है कि कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ऑडिटर को हर वक्त ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज ही परफॉर्म करना है। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन एरर। रिस्क ज़्यादा है कि हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए कोई भी एरर, कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर वो फ्रॉड से हुआ है, क्या बोलते हैं ना, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू दी एरर, बिकॉज फ्रॉड इन्वॉल्व्स सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम टू कंसील इट। फ्रॉड एक सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग रहती है बहुत ज़्यादा। और कल्यूजन कॉज ऑडिटर बिलीव ऑडिट एविडेंस परसुएसिव है, जबकि वो परसुएसिव नहीं है। ऑडिटर को लगता है कि एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर। कैसा था परपेट्रेटर, उसके स्किलफुलनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, डिग्री ऑफ कल्यूजन एंड सीनियरिटी, कितना ऊंची पोस्ट वाला इस फ्रॉड में है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑडिटर को रिस्क रहता है। रिस्क नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट, वो भी मैनेजमेंट का फ्रॉड को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि एम्प्लॉय को फ्रॉड को डिटेक्ट करना, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऊंची पोजीशन पे है, तो वो इज इन पोजीशन टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वो ऐसे पोजीशन पे है, वो इजीली रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकता है, प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ओवरराइड कंट्रोल्स। ऊंची पोजीशन में बैठा हुआ है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर आते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं। फ्रॉड का डेफिनेशन क्या होता है, ये मैंने बताया था इंटेंशनल होता है। कौन करता है, मैनेजमेंट, TCWG या कोई थर्ड पार्टी करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इलीगल, कोई उनको एडवांटेज होता है तभी कोई फ्रॉड करता है। फिर आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी फ्रॉड और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, TCWG और मैनेजमेंट की ही है, ना कि ऑडिटर की। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की बात करें तो अगर ऑडिटर को आइडेंटिफाई होता है कंडीशंस बिलीव दैट डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, या तो टर्म्स मॉडिफाई करके पर उसको बता के नहीं रखा है, नॉट डिस्क्लोज टू दी ऑडिटर, तो वो ऑडिट प्रोसीजर कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, कंफर्म करेगा विद द थर्ड पार्टी यूजिंग वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की राय लेगा वो। ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे का, आइडेंटिफाई ROMM ड्यू टू फ्रॉड, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए मेरे को ऑब्टेन करूंगी मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ द असेस्ड ROMM, फिर मैं क्या करूंगी, रिस्पॉन्ड करूंगी अप्रोप्रिएटली। फिर आता है कि अब इन रिलेशन टू द फ्रॉड वी कैन हैव अ डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अब डिस्कशन क्या क्या रहेगा, डिस्कशन ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड विद एंगेजमेंट टीम। तो मैं ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर मैं डिस्कस करती हूँ ससेप्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो ये क्या हेल्प करेगा मुझे, अगर मैं डिस्कशन करूंगी तो इससे मेरे को हेल्प रहेगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर टू शेयर द इनसाइट, उनकी राय हम लोग को पता चलेगी कि कहाँ कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ससेप्टेबल हो सकते हैं टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फ्रॉड। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हम लोग कर सकते हैं टू सच ससेप्टेबिलिटी, डिटरमाइन हाउ रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर शेयर कैसे करना है अमंग एंगेजमेंट टीम एंड हाउ टू डील विद द एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, कैसे डील करना है हम लोग को फ्रॉड के लिए। फिर डिस्कशन में कुछ कुछ और मैटर्स भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर सकते हैं, हाउ एंड वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी ससेप्टेबल, circumstances indicative of earning management and practices might follow by management to manage earning, कैसे वो लोग मेरे को कौन कौन से सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं कि मैनेज कर रहा है अर्निंग्स को, वो कैसे बढ़ा रहे हैं अर्निंग्स को मैनेजमेंट, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे विद द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। कंसिडरेशन क्या है ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स क्रिएट प्रेशर फॉर मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड, में देखेंगे कौन से एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट पे प्रेशर दे रहे हैं कि तुम फ्रॉड करो। कंसिडरेशन देखूंगी कोई अनयूजुअल चेंज तो नहीं है बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट में, तो वो भी मैं देखूंगी। अगर कोई मैनेजमेंट का कोई भी एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई वगैरह रहने लग गया, तो अचानक से उसका पैसे कहाँ से है, इसका मतलब इसने फ्रॉड किया है, इस तरह का ऑडिटर आइडिया लगा सकता है। हाउ एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड इन नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अनप्रिडिक्टेबिलिटी जैसे कि अनअनाउंस्ड वे में हम लोग कोई भी ऑडिट प्रोसीजर अगर परफॉर्म करेंगे तो कैसे हम लोग इनकॉर्पोरेट करें, तो ये हम लोग एंगेजमेंट टीम के साथ बैठ के बात कर सकते हैं।
कंसिडरेशन ऑफ टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेज माइट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, कौन सा सर्कमस्टेंसेज लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ दी फ्रॉड हो सकते हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिस्क और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थ्रू मैं जो बताऊंगी अभी उसके थ्रू हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड अदर विद इन द एंटिटी, इंक्वायरी करके भी हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं किससे इंक्वायर कर सकती हूँ, मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज से, इंटरनल ऑडिटर से, इंक्वायरी विद अदर्स। मैनेजमेंट से क्या करूंगी मैं, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटेरियली मिस स्टेटमेंट, उनका क्या राय है ये रिस्क को लेके। तो प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग, क्या उनका प्रोसेस है, कैसे क्या वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं टू दी रिस्क। और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, टीसीडब्ल्यूजी से करता है नहीं करता कम्युनिकेशन, कैसे वो लोग आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज, क्या मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन करता है क्या, व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड अनएथिकल बिहेवियर, उनको बताते हैं कि नहीं बताते कि फ्रॉड अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा नहीं होगा, तो उनके बारे में कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। तो मैं ये सब मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगी। अब इंक्वायरी करने की बात आई तो इंटरनल ऑडिटर से मैं क्या करूंगी, मैं उसको बोलूंगी तुम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, प्रोसीजर परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। मैनेजमेंट रिस्पॉन्डेड सेटिस्फैक्ट्री टू एनी फाइंडिंग, मैनेजमेंट क्या सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, क्या मतलब इसका मतलब क्या इंटरनल ऑडिटर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे वो लोग। इंक्वायरी विद अदर्स, अदर्स की बात करें तो ऑपरेटिंग पर्सनल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एम्प्लॉय विद डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथोरिटी, एम्प्लॉय जो कि क्या करता है, इनिशिएट करता है, प्रोसेसिंग करता है, रिकॉर्ड करता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को। एंड इन हाउस लीगल काउंसिल, चीफ एथिकल ऑफिसर, पर्सन डीलिंग विद एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, कौन डील कर रहा है फ्रॉड को लिए, फ्रॉड पे कौन डील करता है। फिर आता है कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, इवेंट्स और कोई भी कंडीशन होता है जो इंडिकेट करता है कि प्रेशर है कि तुम कमिट करो फ्रॉड को, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो अब आता है कि इवेंट्स और कंडीशन इंडिकेट इंसेंटिव और प्रेशर और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। एग्जाम्पल, नीड टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द थर्ड पार्टी, क्यों कोई करता है ये सब फ्रॉड क्यों कमिट होता है, कि मेरे को मीट करना है किसी के एक्सपेक्टेशंस को। एग्जाम्पल कि क्रेडिटर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, अगर मेरे को किसी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को मीट करना है तो कमिट हो कर सकती है मैनेजमेंट फ्रॉड। ग्रांटिंग सिग्निफिकेंट बोनसेस इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स आर मेट, प्रॉफिट दिया जाएगा अगर वो लोग बोनस दिया जाएगा अगर वो इन अनरियलिस्टिक कोई प्रॉफिट टारगेट मीट करती तो वो लोग क्या करेगी, जानबूझ के अर्निंग्स को बढ़ा देगी। कंट्रोलिंग एनवायरमेंट नॉट इफेक्टिव। फिर आता है फैक्टर्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन थ्री कंडीशंस दैट आर जनरली प्रेजेंट व्हेन फ्रॉड एग्जिस्ट। तो ये मैंने बताया था थ्री कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट है इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। In large entities, factors generally constrain improper conduct by the management. Large entities में मैनेजमेंट गलत काम नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि वहाँ TCWG होती है, वो उनका इफेक्टिव ओवरसाइट करती है। इफेक्टिव वहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शंस होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वहाँ पर। एग्जिस्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रिटन कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट को थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो ओवरराइड कर सके कंट्रोल्स को। फिर आता है कि एग्जाम्पल ऑफ रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या रिस्क फैक्टर्स होगा इन रिलेशन द FFR, यहाँ FFR की बात करके रखेंगे। तो FFR के लिए हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। ऐसे ही हम लोग MOA के लिए पढ़ेंगे इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। अब आता है FFR के लिए इंसेंटिव, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन अगर मार्केट में और डिक्लाइनिंग मार्जिन हो रहा है तो जहाँ मुझके प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, टेक्नोलॉजी और इंटरेस्ट रेट्स, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, ऑपरेटिंग लॉसेस, थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी है, रिकरिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन। फिर न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। फिर आता है एक्सेसिव प्रेशर
for management to meet requirement or expectation of the third party due to following. मैनेजमेंट को दूसरे एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ता है दूसरों की, कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। उनको इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे उनको चाहते हैं कि इतना तो प्रॉफिट हो ही, तो ये एक मैनेजमेंट पे प्रेशर पड़ जाता है कि हाँ उनकी जो भी क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस है उनको मैं फुलफिल करूँ, तो इसलिए वो फ्रॉड की तरफ चले जाते हैं वो लोग। फिर नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट, अगर एडिशनल डेट चाहिए तो सेल्स वगैरह को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा और बैलेंस शीट को एज अ प्रॉफिटेबल दिखाना पड़ेगा। मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट की वजह से भी एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन सिग्निफिकेंट पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। अगर पुअर दिखाएंगे तो वो अफेक्ट कर जाएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन को। इंफॉर्मेशन इंडिकेट पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट TCWG थ्रेटन बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये जो भी मैनेजमेंट और TCWG के जो भी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशंस होते हैं वो थ्रेटेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है अगर उनका एंटिटी के अंदर, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंपनसेशन कंटिंजेंट, जब तुम लोग आप अचीव करोगे कोई एग्रेसिव टारगेट तो ही आपको मिलेगा, तो ये मैनेजमेंट क्या करता है कि वो कमिट कर जाता है फ्रॉड को। पर्सनल गारंटी ऑफ डेट ऑफ एंटिटी एंड एक्सेसिव प्रेशर टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स। जब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू FFR अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, असेट लायबिलिटीज रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंट एस्टीमेट बेसिस पे हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। सिग्निफिकेंट ऑपरेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट इन टैक्स हेवन कंट्रीज, तो ये जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे FFR अराइज होता है। मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट नॉट इफेक्टिव एज रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितना ही मॉनिटर कर ले मैनेजमेंट तो भी इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस। डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप, कोई एक ही डोमिनेट कर रहा है। ओवरसाइट बाय TCWG ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल्स ही इफेक्टिव नहीं है। फिर कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एविडेंस बाय फॉलोइंग। डिफिकल्ट डिटरमाइनिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एविडेंस बाय फॉलोइंग। कैसे पता लगेगी जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स या फिर अनस्टेबल है। डिफिकल्ट डिटरमाइनिंग, उनके बहुत प्रॉब्लम आ रही है डिटरमाइन करने में। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल जिसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, मैंने खुद को ही नहीं पता उनके पास कौन है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला। ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और TCWG, बहुत ज़्यादा छोड़ के वो लोग जा रहे हैं। तो फिर इंटरनल कंट्रोल्स component are deficient as result of the following: inadequate monitoring of controls, high turnover rate or employment of accounting, internal audit or IT staff that are not effective। हाई टर्नओवर रेट है, छोड़ के जा रहे हैं या फिर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं जो कि केपेबल ही नहीं है, तो इंटरनल कंट्रोल्स कंपोनेंट आर डेफिशिएंट है। इंटरनल कंट्रोल्स जो कंपोनेंट होते हैं वो डेफिशिएंट क्यों रह जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इनएफेक्टिव है। तो फिर आता है एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन की बात करें तो प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग टू एनालिस्ट, क्रिएटर्स, थर्ड पार्टीज अचीव अनरियलिस्टिक फोरकास्ट। और यहाँ पे ये क्या है, कमिट करके इन्होंने क्या किया, कमिट किया है किसी को, क्रिएटर वगैरह को, कि हम लोग इतना अचीव करेंगे, तो उन पे क्या आ रहा है, प्रेशर आ जा रहा है, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट, वो लोग ध्यान नहीं देते, जो ठीक है अगर डेफिशिएंसी मिल रही है इंटरनल में छोड़ दो, कभी और करेंगे बाद में, ठीक। तो उनके अंदर खुद के अंदर ही नहीं है इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना की, तो वो लोग क्या करेंगे वो लोग आगे। तो लो मॉरल है अमंग सीनियर मैनेजमेंट, वो लोग ध्यान ना रखते नहीं है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। डिस्प्यूट, खुद के अंदर ही अगर लड़ाई हो रही है तो फिर क्या करेंगे लोग, शेयर होल्डर्स खुद के बीच में ही लड़ाई कर रहे हैं, डिस्प्यूट है। इन क्लोजली हेल्ड एंटिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड करंट और प्रेडेसेसर ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड बाय, मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में डिस्प्यूट है, किस लिए, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग मैटर्स। अनरीजनेबल डिमांड करता है ऑन ऑडिटर की
टाइम कंस्ट्रेंट लगाता है कि इतना टाइम में आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा ऑडिट। रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लिमिट एक्सेस टू पीपल और इन्फॉर्मेशन, उसको एक्सेस नहीं करने देता है ऑडिटर को मैनेजमेंट। डोमिनेटिंग मैनेजमेंट बिहेवियर, बहुत बेकार उन लोग का बिहेवियर अगर तो। फिर आता है MOA की बात करें, 3 चीज़ों के बारे में। इंसेंटिव के बारे में बात करें तो adverse relationship between entity and employee motivate employee to misappropriate assets। बहुत गंदा रिलेशनशिप है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का, तो उनको लगता है कि एम्प्लॉय को लगता है कि अब ठीक है चोरी चोरी करते हैं हम, तो वो लोग ऐसे करते हैं, मिसअप्रोप्रिएट कैसे करते हैं एसेट्स को। एडवर्स रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय फॉलोइंग, अगर उनको लगता है कि एडवर्स रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है, उनको बोल के रखा कि आपको ना हम लोग आगे चल के छोड़ देंगे, आपको निकाल देंगे। तो रीसेंट या एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, या फिर कंपनसेशन को या फिर रिड्यूस कर दिया होगा, तो उनके बीच में एक एडवर्स रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। प्रमोशन कंपनसेशन इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन, जितना एक्सपेक्टेशन दिलाया है कि आपका इतना प्रमोशन होगा इतने सालों में, उतना नहीं हो रहा है। तो फिर आता है कि अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएट करने की, तो वो लोग करेंगे। अपॉर्चुनिटी टू मिस अप्रोप्रिएट एसेट इंक्रीजेज, कब इंक्रीज हो जाता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड देके रखा हुआ है किसी एम्प्लॉय को, तो वो तो ईजिली मिस अप्रोप्रिएट कर सकता है। इन्वेंट्री आइटम स्मॉल इन साइज है पर हाई वैल्यू है, ईजिली कन्वर्टेबल एसेट्स है, बियर बॉन्ड्स बोल सकते हैं, डायमंड्स बोल सकते हैं, ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। फिक्स एसेट्स है स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल, तो इनके वजह से बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि मिस अप्रोप्रिएट हो जाए एसेट्स। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं होंगे ऑब्वियसली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगा, कोई ध्यान रखने वाले ही नहीं है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ऑकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, कोई सेग्रीगेशन और ड्यूटी नहीं है, ओवरसाइट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट ही नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग ठीक से करते नहीं है लोग, सिस्टम में कोई ऑथराइजेशन का है ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं रखता है कहाँ से क्या सामान जा रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, फिजिकल सेफ गार्ड ओवर कैश कुछ है नहीं है, लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स, ये सब चीज़ें एंटिटी में नहीं है, जिसके चलते MOA बढ़ जाता है। एटीट्यूड की बात करें और रैशनलाइजेशन की बात करें तो वो उन लोग का ध्यान ही नहीं है कि कुछ मॉनिटरिंग ऑफ दी, कुछ हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स लगाए ताकि ये MOA नहीं हो, कोई ध्यान ही नहीं रखता, डिसरिगार्ड कर देते हैं नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क, डिसरिगार्ड कर देते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को। बिहेवियर क्या है इनका, प्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद एंटिटी और इस ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। फर्दर चेंज इन बिहेवियरल लाइफस्टाइल इंडिकेट एसेट मिसअप्रोप्रिएटेड, उसकी लाइफस्टाइल अगर चेंज होगी तो मतलब क्या है, वो उसने चोरी करके अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा है। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, रिस्पॉन्स टू द असेस्ड, अब मेरे को रिस्क मिल चुका, अब मैं रिस्पॉन्स कैसे करूंगी, तो वही दो रिस्पॉन्स होते हैं, ओरल रिस्पॉन्सेस एंड असर्शन लेवल पे रिस्पॉन्स होता है, और एक रिस्पॉन्स होता है कंट्रोल्स पे। फर्स्ट आता है कि ओरल रिस्पॉन्स मैं कैसे दूंगी, डिटरमाइनिंग ओरल रिस्पॉन्स टू एड्रेस असेस्ड ROM ड्यू टू फ्रॉड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ हाउ ओरल कंडक्ट ऑफ ऑडिट रिफ्लेक्ट इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू, तो यहाँ पर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को बढ़ाना होगा, कैसे, थ्रू इंक्रीज सेंसिटिविटी इन सिलेक्शन ऑफ नेचर टाइम एंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन सपोर्ट ऑफ द मटेरियल ट्रांजैक्शंस, तो मुझे नेचर एंड टाइम एंड एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन का। इंक्रीज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड टू कोलैबोरेट मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन कंसर्निंग मटेरियल मैटर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। In determining oral responses at financial statement level, auditor shall, ऑडिटर को क्या करेगा, वो उसको मिल गया रिस्क तो वो असाइन करेगा एंड सुपरवाइज करेगा पर्सनल्स को, इवेल्यूट करेगा वेदर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंडिकेटिव ऑफ FFR, कोई वेदर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कोई इंडिकेट तो नहीं कर रही है FFR को, वो इवेल्युएट भी करेगा ये सब चीज़ें, इनकॉर्पोरेट करेगा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनअनाउंस्ड वे में वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है, दिस कैन बी अचीव बाय परफॉर्मिंग सब्सटेंसिव प्रोसीजर ऑन सेलेक्टेड अकाउंट बैलेंसेस, बट वो उन अकाउंट बैलेंस पे चेक करेगा जिसपे कभी कोई ज़्यादातर ध्यान देते नहीं है, तो वो उन पे टेस्टिंग करेगा। एडजस्टिंग टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो वो ऑडिट प्रोसीजर करता हुआ आ रहा है थोड़ा हटकर करेगा। अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब जिसको मैनेजमेंट प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है, यूजिंग डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स,
अगर एक ही सैम्पलिंग मेथड है तो ऑडिट मैनेजमेंट को पता है कि वो कौन सा ऑडिटर कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करे, तो अब इस बार हम लोग अलग कोई सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर एट डिफरेंट लोकेशन और अनअनाउंस्ड बेसिस पे, अनाउंस नहीं करेंगे हम लोग, अचानक से जाके सरप्राइज विजिट कर देंगे। अब बात करें तो ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल पे क्या हम लोग रिस्पॉन्स देंगे, तो इंक्लूड चेंजिंग नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन फॉलोइंग वेज to obtain audit evidence more reliable and relevant or additional corroborative information. This may affect both type of audit procedure to be performed. Example, physical observation or inspection of और यूज ऑफ कैट। हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेशन या फिर कैट का भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का। डिजाइन कर सकते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन एडिशनल कोलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग कैसे रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन एडिशनल कोलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल, मैनेजमेंट अंडर प्रेशर टू मीट अर्निंग एक्सपेक्टेशन रिस्क दैट मैनेजमेंट इज। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि मैनेजमेंट के है क्या अर्निंग एक्सपेक्टेशंस पे रिस्क है, अगर ज़्यादा प्रेशर है कि आपको अर्निंग एक्सपेक्टेशन का, तो वो क्या कर सकती है, इन्फ्लेट कर सकती है सेल्स को। तो मैं क्या करूँगी, ऑडिटर डिज़ाइन करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन ताकि वो सेल्स को चेक कर सकें। फिर आता है कि वो क्या करेगा, टाइमिंग ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर नीड टू बी मॉडिफाइड। वो क्या कर सकता है, पहले तो उसने रिलायबल एंड रेलिवेंट कोलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, फिर सेकेंडली टाइमिंग ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर को क्या करेगा, वो मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल, टेस्टिंग एट और नियर ईयर एंड। पीरियड एंड मतलब ईयर एंड के मतलब ईयर एंड के हम लोग तब सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट करेंगे। असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बेटर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू fraud. Extent of procedure applied reflect assessment of risk of material misstatement. कितना हद तक प्रोसीजर को परफॉर्म करना है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज सैम्पल साइज करते हैं या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर को बढ़ा देते हैं। एट मोर डिटेल लेवल, कैट टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांजेक्शन एंड फाइल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी इंक्रीज कर देते हैं सैम्पल साइज को या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर को हम लोग डिटेल में करते हैं जहाँ हम लोग को रिस्क ज़्यादा लगता है, और हम लोग कैट करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या फिर अकाउंट फाइल्स होते हैं। फिर आता है कुछ एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फिर कुछ बता के रखा है कि कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं कि आपको, हम लोग बता रहे हैं कि क्या आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो कुछ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बता के रखे हुए। एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स क्या क्या है, आप क्या कर सकते हो कि विजिट कर सकते हो लोकेशन और परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन अ सरप्राइज और अनअनाउंस्ड बेसिस पे, रिक्वेस्ट कर सकते हो इन्वेंट्री काउंटेड एट ईयर एंड, अल्टरिंग ऑडिट अप्रोच इन करंट ईयर। एग्जाम्पल, कॉन्टैक्टिंग मेजर सप्लायर ओरली इन एडिशन टू सेंडिंग रिटर्न कंफर्मेशन। आप कोई ऑडिट प्रोसीजर में भी अपना अल्टर कर सकते हो। Perform substantive analytical procedure using disaggregated data. Example, comparing sales and cost of sales by location. Perform कर सकते हो कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक, डेटा माइनिंग के यूज करने में आप यूज कर सकते हो, कैट का यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स एंड सीकिंग एडिशनल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, जो कि बहुत रिलायबल होता है। फिर कुछ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बता के रखा हुआ है, रिजल्टिंग फ्रॉम। कुछ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बता के रखा हुआ है, एसेज ने बता के रखा हुआ है। एज फार एज द फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर कंसर्न एंड एज फॉर द एमओए। कुछ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स खाली इन दोनों के लिए ही बता के रखा हुआ है। यहाँ तो ठीक है, एक ओवरव्यू बता दिया, तो यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में, ये क्या है, जनरल रिस्पॉन्स है ये, ठीक है, आपको ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बता के रखा हुआ है फॉर द FFR एंड MOA। FFR की बात करें तो यहाँ पर किन किन चीज़ों में ज़्यादा फ्रॉड हो सकते हैं, तो उनके बारे में कुछ क्या रिस्पॉन्स देना है, तो एसएस ने बता के रखा हुआ है। रेवेन्यू में ज़्यादातर फ्रॉड हो सकता है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना चाहिए, रेवेन्यू यूजिंग द डिसएग्रीगेटेड डेटा। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो पिछले साल को इस साल का को कंपेयर करके। कंफर्मिंग विद कस्टमर रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, डायरेक्टली कस्टमर से आप बात कर लो। इंक्वायरी कर सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सनल से या फिर इन हाउस लीगल काउंसिल से। फिजिकली प्रेजेंट व्हेन ऑब्जर्विंग गुड शिप,
क्या सच में गुड्स शिफ्ट होते हैं या फिर ऐसे दिखा देते हैं ये लोग फ्रॉड करने के लिए। ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली इनिशिएटेड रिकॉर्डेड, अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो आप टेस्टिंग का, आप कंट्रोल्स पे टेस्टिंग कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस अकर एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्ड, क्या सच में ट्रांजैक्शन अकर हो रहे हैं और उसको रिकॉर्ड अच्छे से किया जा रहा है। अब इन्वेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात करें तो अगर आपको रिस्क लगता है तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे। ऑब्जर्व करेंगे काउंटिंग एट द लोकेशन ऑन एन अनअनाउंस्ड बेसिस, conduct count at or near end of the reporting period, perform additional procedure during observation of counting, compare quantity for current period with the prior period, and use CAT, CAT यूज कर सकते हो। अब मैनेजमेंट एस्टिमेट का बात करें, मैनेजमेंट एस्टिमेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सपर्ट की यूज़ लेनी चाहिए और एक्सटेंड करना चाहिए इंक्वायरी टू इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया, बाहर के कोई भी इंडिविजुअल है उनसे भी आप बात कर सकते हो। अब आया MOA के बारे में बात करें तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इसमें काउंटिंग कर सकते हो आप कैश को, अगर मिस अप्रोप्रिएशन कैश में ज़्यादा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। एनालाइज रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, क्या रिटर्न ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी होगी, वो लोग पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हैं। एनालाइज इन्वेंट्री शॉर्टेज बाय लोकेशन, कंपेयरिंग इन्वेंट्री रेशियोज टू द इंडस्ट्री नॉर्म, एनालाइज सेल्स डिस्काउंट, अनयूजुअल पैटर्न और ट्रेंड आप देख सकते हो सेल्स डिस्काउंट में। कंफर्मिंग स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, टर्म्स को आप कंफर्म कर सकते हो थर्ड पार्टी के साथ। फिर आता है कि ऑडिट प्रोसीजर, अगर रिस्पॉन्सिव है, अगर मैंने को लगता है कि मैनेजमेंट ओवरऑल ऑफ कंट्रोल्स है तो मैं क्या रिस्पॉन्सिव करूँगी, पहले तो मैंने ओवरऑल रिस्पॉन्स दिया था, फिर एक असर्शन लेवल पे रिस्पॉन्स दिया, अब एक मैं दूंगी ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स पे रिस्पॉन्स दूंगी, ओवरराइड पे तो मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगी। फिर आता है ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू, क्या करेगा वो, डिजाइन करेगा एंड परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द जर्नल एंट्रीज। अब मेरे को क्या करना है, कंट्रोल्स को टेस्टिंग करनी है तो मेरे को जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करनी पड़ेगी, तो टेस्ट करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर फॉर सच टेस्ट ऑडिटर शैल। अब वो कैसे टेस्ट करेगा, मेक इंक्वायरीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, select journal entries made at the end of the reporting period, consider need to test journal entries throughout the period। क्या जर्नल एंट्रीज की बात करें तो ये सब चीजें वो करेगा, टेस्ट करना है मेरे को जर्नल एंट्रीज को, तो मुझे क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो मुझे ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर रिव्यू करना पड़ेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बायस, कोई बायस तो नहीं है। इन परफॉर्मेंस रिव्यू, इन परफॉर्मिंग रिव्यू ऑडिटर शैल, रिव्यू को परफॉर्म करते समय ऑडिटर क्या करेगा, वेदर, अब मैं कैसे रिव्यू करूँ कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बायस नहीं है। वेदर जजमेंट एंड डिसीजंस बाय मैनेजमेंट इन मेकिंग एस्टिमेट, क्या रिव्यू मैं रिव्यू कर रही हूँ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या एस्टिमेट्स रीजनेबल है। परफॉर्म रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर ईयर, प्रायर ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी मैं देख सकती हूँ एस्टिमेट्स। For significant transaction outside normal course of business, evaluate whether rationale of transaction suggests that they are entered in the FFR or MOA। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन जो भी है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को इवेल्यूएट करना पड़ेगा, क्या वो लोग FFR और MOA तो नहीं है, तो ये मुझे प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे टू respond to the risk related to the management override of controls। अब क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर सजेस्ट द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस और अपीयर अनयूजुअल आर, कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि मेरे को लगी, कौन कौन से इंडिकेटर है जो मेरे को बताते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है। कोई ट्रांजैक्शन अपीयर ओवरली कॉम्प्लेक्स तो वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स में होता है। Management not discussed nature and accounting for such transactions with the TCWG, TCWG को कुछ बता के नहीं रखा है उसने। Management places more emphasis on need for particular accounting entry, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है कि नहीं यही अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए, फोकस कर रहा है उसके ऊपर। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स नॉन कंसोलिडेटेड रिलेटेड पार्टी नॉट अप्रूव बाय द TCWG। फिर आता है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी,
प्रीवियसली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी है अगर तो। फिर व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग जर्नल एंट्री एंड डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एग्जामिनिंग, हम लोग क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड सेलेक्ट करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज को। यहाँ बता के रखा था कि सेलेक्ट जर्नल एंट्रीज, तो वही मैं अगर सेलेक्ट कर रही हूँ, व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग जर्नल एंट्रीज एंड डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एग्जामिनिंग फॉलोइंग मैटर्स आर रेलिवेंस। कौन सी मेरे को जर्नल एंट्री सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या मेरे लिए फैक्टर्स डिटरमाइन होंगे, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उस जर्नल एंट्री को लेके, कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड ओवर जर्नल एंट्री, अगर मेरे को लगता है रिस्क, जैसे इस रिस्क की बात करें, अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क अगर ज़्यादा है तो मैं उस जर्नल एंट्रीज को सच में सेलेक्ट करूँगी, और अगर कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड अगर उसमें वीक है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगी। एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड नेचर ऑफ एविडेंस ऑब्टेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉडुलेंट जर्नल एंट्री, सच कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड एंट्रीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है फ्रॉडुलेंट जर्नल एंट्री का, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जर्नल एंट्री फ्रॉडुलेंट है। मेड टू अनरिलेटेड अकाउंट, किसी को पता नहीं कौन सा अकाउंट है वो, मेड बाय इंडिविजुअल जो कि मोस्टली जर्नल एंट्री पास करता ही नहीं है, वो आके जर्नल एंट्री पास करके चला गया। रिकॉर्डेड एट एंड, पीरियड एंड में ज़्यादातर हो रहा है। मेड बिफोर और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समय ही उसने उसको बनाया है। और कंटेनिंग राउंड नंबर्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट इन अप्रोप्रिएट journal entries applied to account that contain transactions which are complex, significant estimates, और inappropriate journal entry किस अकाउंट में अप्लाई करते हैं, जो कि ट्रांजैक्शंस जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं और सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स पे होते हैं, ज़्यादातर उस पर ही वो लोग जर्नल एंट्रीज में फ्रॉड करते हैं। प्रोन टू मिस स्टेटमेंट इन द पास्ट, नॉट रिकंसाइल्ड ऑन टाइमली बेसिस, कंटेन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन and outside normal course of the business. Example of circumstances that indicate possibility of fraud. अब कुछ circumstances है जो दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर possibility हो सकती है fraud की। First है discrepancies in accounting records include transactions not recorded in company, अगर डिस्क्रिपेंसीज आ रही है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, ठीक से बना हुआ ही नहीं है अकाउंट्स, तो हम लोग को इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। ट्रांजैक्शंस है जो कंप्लीट और टाइमली मैनर में रिकॉर्ड ही नहीं है। सपोर्टेड और अनऑथराइज बैलेंसेज है, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स करके रखे हुए हैं। एविडेंस ऑफ एम्प्लॉय एक्सेस टू सिस्टम, जो कि इनकन्सिस्टेंट है, वो ऑथराइज नहीं फिर भी वो एक्सेस कर रहे हैं। कंप्लेंट्स टू ऑडिटर अबाउट एलिज्ड फ्रॉड, ऑडिटर को कंप्लेंट मिला है तो। कॉन्फ्लिक्ट और मिसिंग एविडेंस, एक एविडेंस दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या फिर मिसिंग है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग इन्वेंट्री, डॉक्यूमेंट्स अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है किसी आइटम का। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन मैनेजमेंट रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाईज, फ्यूअर रिस्पॉन्स टू कंफर्मेशन देन एक्सपेक्टेड, उसको लगा था कि इतने सारे जनों का तो रिस्पॉन्स आ जाएगा पर किसी का नहीं आया, या फिर हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गए हैं, तो भी थोड़ा लगता है कि हाँ फ्रॉड हो सकता है। फिर आता है प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। डिनाइल एक्सेस, मेरे को एक्सेस नहीं करने मिले रिकॉर्ड्स वगैरह को। अंडर टाइम प्रेशर लगा रहे, जल्दी जल्दी काम करो। कंप्लेन बाय मैनेजमेंट अबाउट कंडक्ट ऑफ ऑडिट। अनयूजुअल डिले बाय एंटिटी प्रोवाइडिंग, कुछ दे नहीं रहे टाइम पे मेरे को इन्फॉर्मेशन। अनविलिंगनेस, उनका अनविलिंगनेस है कि ऑडिटर एक्सेस की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर टेस्टिंग थ्रू यूज ऑफ कैट, वो लोग का मनी नहीं है कि मेरे को देने का कि मैं कैट लगा के मैं देख सकूं। अदर्स में बात करें तो अनविलिंगनेस टू परमिट ऑडिटर मीट प्राइवेटली विद द टीसी, मेरे को मिलने नहीं दे रहे TCW जिससे। अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है थोड़ा सा इंडस्ट्री को लेके। फ्रीक्वेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड टॉलरेंस ऑफ वायलेशन ऑफ एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट, कितना टॉलरेट करता है एंटिटी कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को। अब क्या आ रहा है कि ऑडिटर क्या आ रहा है, अनेबल टू कंटिन्यू दी एंगेजमेंट, ये सब हो रहा है कि उसको डिनायल एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेगा कि मैं यहाँ से इंगेजमेंट को ही मैं कंटिन्यू नहीं करूँ। ऑडिटर एनकाउंटर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन ऑडिटर एबिलिटी टू कंटिन्यू, ऑडिटर टू कंटिन्यू, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात करें, इनकाउंटर करता हुआ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है
कि नॉट टेक अप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग फ्रॉम मैनेजमेंट, कुछ कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। ऑडिटर के बाद ऑडिटर जो बोल रहा है वो सुनता ही नहीं है और ना ही अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। अगर तो ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉड के लिए वो बहुत, उसको लगता है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, परवेसिव फ्रॉड है, हैज़ सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट कंपिटेंस एंड इंटीग्रिटी। अब उसको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की इंटीग्रिटी पे कोई विश्वास ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसको लगता है कि हाँ मैं अब यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ऑडिटर अब क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट टू पर्सन हु मेड ऑडिटर अपॉइंटमेंट और टू रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट। तो डिटरमाइन करेगा कोई प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, जिसने मेरे को अपॉइंटमेंट करवाया था इस एंटिटी के अंदर, उसको तो मेरे को कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा। वेदर अप्रोप्रिएट, क्या सही है विड्रॉ करना। अगर उसको लगता है कि हाँ सही है, ठीक है इफ विड्रॉ, तो वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से, रीजन बताएगा कि क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, एंड वेदर प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू पर्सन और रेगुलेटरी अथॉरिटी। कोई मेरे पास कोई प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, और उनको भी रीजंस बताएंगे हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी को। फिर आता है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है। ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, मे को WR कब कब लेना पड़ेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दे एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइन। वो लोग हाँ समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स उनकी जिम्मेदारी है, तो वो लोग लिख के देंगे मेरे को कि हाँ हम लोग की जिम्मेदारी है ये। उन्होंने मेरे को डिस्क्लोज किया है results of management assessment of risk, their financial statement may be materially misstated, और दे डिस्क्लोज किया है their knowledge of fraud, जितना नॉलेज था उनके पास फ्रॉड का उन्होंने सब मेरे को बता दिया है। अफेक्टिंग द एंटिटी इन्वॉल्विंग, कौन कौन इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय या फिर अदर्स, सबके बारे में मुझे उन्होंने बता दिया है। दे डिस्क्लोज द नॉलेज ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, कुछ भी उनको लगता है कि कोई भी फ्रॉड का हुआ है तो उन्होंने मेरे को सब चीज़ बता दिया है। तो ये सब चीज़ें मेरे को ऑडिटर को उनसे लेनी होगी एज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड इन्वॉल्विंग, अगर ऑडिटर को मिल जाता है मैनेजमेंट एम्प्लॉय या फिर अदर्स ने ये सब किसी ने फ्रॉड किया है, तो वो क्या करेगा, ऑडिटर्स कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पे। अदर मैटर रिलेटेड टू फ्रॉड डिस्कस विद द टीसीडब्ल्यूजी, और मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ टीसीडब्ल्यूजी से इन रिलेशन टू द फ्रॉड। नेचर, एक्सटेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट का क्या है कंट्रोल्स को लेके, मैनेज फेलियर बाय मैनेजमेंट टू एड्रेस आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी, मतलब यहाँ टीसीडब्ल्यूजी एक्ट एज अ रोल प्ले कि मैं जाके उनको सब जो भी बात बताना है मैनेजमेंट का, मैं सब उनको जाके बात बताऊंगी और कंप्लेन करूंगी मैनेजमेंट के बारे में। मैं क्या उनको बोलूंगी कि मैनेजमेंट फेल कर रहा है, कोई भी डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल को देखता ही नहीं है। ऑडिटर इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, actions by management indicative of FFR such as management selection and application of accounting policy। कोई मैनेजमेंट की अर्निंग्स है, मैनेज कर रही है अर्निंग्स को, उसको मैं उनको बताऊंगी कि ये मैनेजमेंट इंडिकेटिव ऑफ अर्निंग मेरे को लग रहा है FFR है। एडिक्वेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सब के बारे में जाके मैं उनको बता दूंगी। फिर अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, जब हम 315 करते हैं ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो हम लोग क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, सिग्निफिकेंट डिस्कशंस अमंग एंगेजमेंट टीम, मैंने बताया था एंगेजमेंट टीम में डिस्कशन होता है, वो एक RAP का पार्ट होता है। तो रिगार्डिंग ससेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्या हम लोग ने एंगेजमेंट टीम मेंबर ने क्या क्या डिसाइड किया है। आइडेंटिफाई एंड असेस्ड ROMM एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द असर्शन लेवल पे। अब रिस्पॉन्स की बात करें SA 330 के बारे में, ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या रहा है मेरा, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स को लेके क्या रिस्पॉन्स रहा मेरा, क्या रिजल्ट रहा, एंड रिस्पॉन्स क्या क्या रहा है वो भी लिख सकते हैं हम लोग। शेयर डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन अबाउट फ्रॉड टू मैनेजमेंट TCWG रेगुलेटर एंड अदर। कम्युनिकेशन अबाउट फ्रॉड, क्या मैंने कम्युनिकेट किया है फ्रॉड्स को। व्हेन ऑडिटर कंक्लूडेड दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, उसको लगता है कि हाँ ठीक है फ्रॉड है। रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन,
नॉट एप्लीकेबल, अगर उसको लगता है कि रेवेन्यू रिकग्निशन एप्लीकेबल ही नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ ना रिस्क, पर ये एप्लीकेबल नहीं है रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर, तो ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट द रीजन, क्यों मेरे को लग रहा है कि रेवेन्यू रिकग्निशन में फ्रॉड नहीं है, वो भी उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट होता है। ये थोड़ा बड़ा है ऐसे, पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ये वाला आया था, आप देखोगे पास रहेगा। ये इंसेंटिव्स वगैरह पूछते हैं, एटीट्यूड्स वगैरह एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंड आप फुल नोट्स देख लेना, एक बार पढ़ लेना इसको, क्योंकि एग्जाम के पहले तो नहीं पढ़ सकते एग्जाम, बहुत बड़ा है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग विद द नोट्स, कि आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। एंड थैंक यू।